राहुल सिंह लोधी और राजेंद्र सिंह जी को समर्पित है। ये दोनों नेता इस कॉरपोरेशन से ताल्लुक रखते हैं। दोनों का आगमन आज अपने क्षेत्र में हुआ है। यह संयोग है कि दोनों का अपना अपना राजनीतिक इतिहास है। राहुल सिंह लोधी जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इसलिए उन्होंने कांग्रेस का विधायक रहते हुए अपने पद से इस्तीफा देकर एक बड़ी रिस्क ली थी। दोबारा हम लोगों ने उनको चुनाव लड़ाया, हम जिता नहीं सके, लेकिन चूंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मदद करने के लिए अपने पद से इस्तीफा दिया था, इसलिए उनको रिकॉग्नाइज करना ही चाहिए, हमारा दायित्व था। और इसलिए यह उचित समझा गया कि उनको इस कॉरपोरेशन की जिम्मेवारी दी जाए। ये पैसे से किसान हैं, किसान पुत्र हैं, किसान की परेशानी को ठीक प्रकार से समझते हैं। इस कॉरपोरेशन की अगुवाई वो ठीक प्रकार से कर सके। ठीक इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो राजेंद्र सिंह जी हमारे बुधनी विधानसभा क्षेत्र में इन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में काम शुरू किया। मंडल अध्यक्ष भी रहे, पार्टी में लंबे समय से ही काम करते रहे और बुधनी विधानसभा क्षेत्र के ये विधायक बने। इस क्षेत्र के लोग सभी कमोबेश शिवराज सिंह जी से बहुत निकट से परिचय है, क्योंकि उनका आना जाना युवा मोर्चे के समय से हमारे क्षेत्र के छोटे छोटे कार्यक्रमों में होता रहा है। शिवराज सिंह चौहान जी जब मुख्यमंत्री बने तब वो सांसद थे और मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के 6 महीने के भीतर संवैधानिक दृष्टि से उनको विधायक बनना जरूरी होता है और इसलिए राजेंद्र सिंह जी ने अपनी विधायकी से इस्तीफा दिया। उनकी जगह पर शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़के विधायक बने और उसके बाद फिर रज्जू भैया बहुत दिन तक इस वेयर हाउस कॉरपोरेशन के चेयरमैन रहे। सफलतापूर्वक इस कॉरपोरेशन की उन्होंने अगुवाई की। आज ये दोनों छोटे भाई अपने इस अंबा तहसील में पधारे हैं। मैं भी इस अंबा तहसील के परिवार का एक सदस्य हूं, इसलिए आप सबका हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। राजेंद्र जी, राहुल सिंह जी, यह तहसील अपना एक इतिहास को संजोए हुए है। चंबल से लगी है, यह इस तहसील का अपना एक गौरव है। लेकिन यह एक ऐसी तहसील है जिसने राम प्रसाद बिस्मिल जैसे शहीद को जन्म दिया, जिन्होंने भारत माता के पैरों में पड़ी हुई स्वतंत्रता की बेड़ियों को काटने के लिए अपने प्राणों का बलिदान करने में कभी हिचक नहीं। एक तरफ वतन के लिए शहादत का खून भी यहाँ है, दूसरी तरफ अगर कुख्यात दृष्टि से देखेंगे तो पुतली बाई जैसी डकैत भी इसी तहसील में पैदा हुई। अगर शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में देखेंगे तो आज पूरे देश भर में सरस्वती शिशु मंदिर का जाल बिछा हुआ है। उसकी पेरेंट बॉडी विद्या भारती है। जैसे मध्य प्रदेश के स्कूलों का जो पेरेंट बॉडी है माध्यमिक शिक्षा मंडल है, ऐसे विद्या भारती बहुत देशव्यापी बड़ी संस्था है। उस संस्था को खड़ी करने में जिनकी अहम भूमिका रही, ऐसे विद्या भारती के संगठन मंत्री
लज्जाराम सिंह तोमर जी को भी इसी पावन धरती ने जन्म दिया। हम सब जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा जो सामाजिक संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, एक देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनना आसान है, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सर संचालक बनना आसान नहीं है। परम पूज्य रज्जू भैया इस उच्च पद पर आसीन हुए। उनका परिवार भी इसी तहसील का बासिंदा परिवार था। इस दृष्टि से ये बहुत ही गौरवपूर्ण तहसील है और इस तहसील के गांव-गांव में आप घूमोगे तो ध्यान में आएगा कि ऐसा कोई युद्ध नहीं जिस युद्ध में सेना में रहते हुए इस क्षेत्र के गांव-गांव के लोगों ने अपनी शहादत न दी हो। हर गांव में जाओगे तो आपको शहीद का स्मारक मिलेगा, शहीद की याद में कार्यक्रम होते हुए मिलेंगे। बड़ी संख्या में लोग सेना में, अर्धसैनिक बलों में कार्यरत हैं और अपने अपने दायित्व का निर्वहन हमेशा ईमानदारी के साथ करते हैं। मुझे ध्यान है एक बार नक्सली मुठभेड़ हुई थी, तो नक्सली मुठभेड़ में कुछ नक्सलवादी भी मारे गए थे छत्तीसगढ़ में और कुछ पुलिस वालों को भी गोली लगी थी। तो मैं उस समय छत्तीसगढ़ में गया था, रायपुर में। तो पार्टी ने यह तय किया कि अस्पताल में जो हमारे सेना, अर्धसेना बलों के लोग हैं भर्ती है, उन्हें देखने किसी न किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता को जाना चाहिए। मैं भी वहां गया, मैं सबसे मिल रहा था, 4-5 लोगों से मिला और 4-5 लोगों से मैं बतियाते हुए आगे बढ़ रहा था। तो एक सज्जन के पास में आया, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई कैसी तबीयत है, तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मैं चोट के बारे में पूछने लगा, आप कैसा महसूस कर रहे हो, ऐसा पूछने लगा। तो वो बोलने लगा, जवान कि साहब एक ही तमन्ना है, जल्दी से ठीक होके फिर जाऊं और नक्सलवादियों को मार के आऊं जिनने हम पर हमला किया। तो मैंने सहसा ही जो अधिकारी हमारे साथ मौजूद थे, मैंने कहा इसका नाम पता करो, ये जो बोल रहा है इससे लग रहा है हमारे क्षेत्र का होगा। वो जवान भी अंबा तहसील का ही जवान था। इस प्रकार की प्रवृत्ति इस क्षेत्र के लोगों की है। खेती के क्षेत्र में भी सरसों की दृष्टि से, मोटे अनाज की दृष्टि से यह क्षेत्र काफी अपनी अग्रणी भूमिका निभाता है। लेकिन मैं हमेशा देश भर में घूमता हूं तो उसके आधार पर कई बार ये चर्चा करता रहता हूं कि किसानी में और जितना काम किया जा सकता है उतना काम हमारे क्षेत्र के लोग नहीं करते हैं। सरसों का इतना बड़ा रकबा उत्पन्न करने के बाद अगर अच्छा भाव मिल जाए तो हम उसी में खुश हो जाते हैं। लेकिन किसानी के मायने ये है, कम पानी, कम खाद, कम दवाई में हम 3 फसलें कैसे करें, इस पर किसान को दिमाग लगाना चाहिए। यह वक्त की आवश्यकता है। मैं अभी जब आ रहा था तो गिरिराज दंडोतिया जी और शिवमंगल सिंह और कमलेश जाटव जी को कह रहा था कि आप सब लोगों को अपने अपने क्षेत्र के
100-200 किसानों को इकट्ठा करना चाहिए, जहां आज आधुनिक तकनीक से खेती हो रही है। कम से कम हमारे 35-40 वर्ष का जो किसान है, जो अपनी खेती कर रहा है, अपने हाथ से कर रहा है, उसको ले जाके उस खेती को अगर हम दिखाएंगे और उसका 10% भी उसने अमल कर लिया, तो हमारे किसान की आमदनी दुगनी नहीं 3 गुनी हो जाएगी। इस दिशा में हम सब लोगों को सोचना चाहिए। खेती हमारे देश की प्रधानता है, क्योंकि हर देश की कोई ना कोई प्रधानता रहती है। तो जब हम अपने देश के बारे में विचार करते हैं तो अपने ध्यान में आएगा हमारे देश की 2 प्रधानताएं हैं। एक हमारा देश धर्म प्रधान देश है और दूसरा हमारा देश कृषि प्रधान देश। अब यह सामान्य तौर पर कोई नारा नहीं है। धर्म की प्रधानता जब मैं ये कहता हूं तो मंदिर में पूजा करने से धर्म की प्रधानता से मेरा आशय नहीं है। कोई हिंदू होगा, कोई मुसलमान होगा, कोई दूसरे धर्म को मानने वाला होगा। धर्म से आशय है हमारी जिम्मेवारी का। पिता के प्रति पुत्र का धर्म है, माता के प्रति पुत्र का धर्म है, मनुष्य का धर्म समाज के प्रति है, परिवार के प्रति है, बिरादरी के प्रति है। हम किसी को बाबा कहते हैं, चाचा कहते हैं, ये हमारा धर्म का ही रिश्ता है ना। अगर ये धर्म हमारे संस्कार में विद्यमान नहीं होता तो कोई कहीं से भी बगल में चला जाता। आज अमेरिका जैसे क्षेत्र में बच्चा पैदा हो जाता है और वो एक संस्था में चला जाता है। बड़ा होने के बाद बच्चे को यही नहीं मालूम होता कि उसका बाप कौन है, और बाप को ये नहीं मालूम होता पैदा करके बच्चा किसको दे दिया। लेकिन हमारे यहाँ तो जगह को ढूंढ ढूंढ के देखते हैं कि 7 पीढ़ियों के हमारे रिश्ते क्या हैं। ये हमारी धर्म की प्रधानता है और इसीलिए इस प्रधानता के कारण कभी समाज में जरूरत पड़ती है तो मैं अपने हितों को चिलांजलि देके समाज के काम में आगे आता हूँ। कभी देश के लिए जान देने की जरूरत पड़ती है तो सारे परिवार की चिंता छोड़कर सीमा पर गोली खाने के लिए तैयार रहता हूं, क्योंकि ये देश के प्रति हमारा धर्म है। ये जो धर्म की प्रधानता है ये हमारी विशेषता है। इसी प्रकार से कृषि की जो प्रधानता है यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी क्षेत्रों में भारत ने बहुत प्रगति की है और आने वाले कल में और प्रगति करना भी है। उसके लिए लगातार हम लोग काम कर ही रहे हैं, लेकिन सारे क्षेत्रों में हम बढ़ें, लेकिन जो हमारी रीढ़ की हड्डी है वह कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि मनुष्य के शरीर में अगर रीढ़ की हड्डी कमजोर पड़ जाए तो आपके हाथ पांव कितने भी बलिष्ठ रहें, रीढ़ की हड्डी कमजोर पड़ने के बाद शरीर किसी काम का नहीं रहता। यह रीढ़ की हड्डी गर्दन से लेकर कमर तक यह मनुष्य के शरीर का सूचना तंत्र है, यही संचालन का केंद्र है। इसकी अगर एक नस भी खराब होती है तो ना हाथ काम करेंगे, ना दिमाग काम करेगा, ना पैर काम करेगा। ठीक इसी प्रकार से देश में खेती का महत्व है। हम दुनिया में प्रगति कर लें, हम दुनिया में पैसा कमा लें, लेकिन अगर खेती कम हो जाएगी तो खाने के लिए खरीदोगे कहां से? हम अच्छा खा सकें, अच्छा व्यापार कर सकें, अपनी जीविका कमा सकें, इसके लिए खेती जरूरी है और खेती का फायदेमंद होना जरूरी है। खेती में आधुनिकता जरूरी है, खेती में तकनीक जरूरी है, खेती में रोजगार के अवसर सृजित करना जरूरी है, खेती में महंगी फसलों की ओर जाना जरूरी है, खेती में जो उत्पादन है उसकी गुणवत्ता जरूरी है,
और जो उत्पादन होता है उसका रखरखाव जरूरी है, प्रबंधन जरूरी है, और उस खेती की उपज को अगर हम प्रोसेस करके बेचें, उसको निर्यात करें, तो निश्चित रूप से किसान को ज्यादा और अच्छी आमदनी हो सकती है। और इसलिए आप सबने अनुभव किया होगा, देश और दुनिया के धरातल पर अनेक बार आर्थिक उतार चढ़ाव आते हैं। मेरे रहते रहते मनमोहन सिंह जी की जब सरकार थी, उस समय पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी आई थी। आर्थिक मंदी में अमेरिका जैसे देश भी हिल गए थे, लेकिन हमारी जो गांव की अर्थव्यवस्था है, जो कृषि की अर्थव्यवस्था है, उस समय मंदी ने प्रभावित तो भारत को भी किया, लेकिन वो प्रभाव हम महसूस नहीं कर पाए, क्योंकि हमारी खेती की व्यवस्था मजबूत थी। और इसी प्रकार से आप देखोगे, कोविड का पीरियड था। कोविड के पीरियड में सारी दुनिया अपने घर में कैद थी, कोई किसी से बात नहीं कर रहा था, कोई मर जाए तो किसी के दाह संस्कार में कोई नहीं जा रहा था, फेरा करने के लिए कोई नहीं जा रहा था। जब कोविड का समय था तो मैं आया भी था अंबा में, जितना कोविड के पेशेंट थे हॉस्पिटल में उन सबसे मिला भी था। लेकिन उस समय की स्थिति, हाल आप सब लोगों को मालूम है। ऐसे कारखाने जो एक बटन दबाकर एंड टू एंड उत्पादन करते हैं, वो कारखाने भी बंद हो गए थे। लेकिन उस कालखंड में भी सरकार की किसान हितैषी नीतियों के परिणाम स्वरूप कृषि उपज का व्यापार कमजोर नहीं पड़ा। किसान ने फसल की कटाई की, सरकार ने क्रय केंद्र बढ़ाकर किसान की फसल का उपार्जन किया। और मेरे लिए बहुत आश्चर्यजनक था कि लॉकडाउन के समय में ही गर्मी की फसल की बुआई हुई, तो किसान ने विगत वर्ष की तुलना में अधिक बुआई करने का काम किया। ये हमारे किसान की ताकत है। और इस आर्थिक प्रतिकूलता में सब तरफ जीडीपी घटा, लेकिन खेती का जीडीपी बढ़ा। और आपको यह भी आश्चर्य होगा कि इस कोविड के पीरियड में ही जो कृषि उत्पाद का निर्यात था, वो निर्यात भी दुनिया में बढ़ा। और आज जो निर्यात करने वाले पहले 10 देश हैं, उसमें भारत का नाम जुड़ चुका है। आने वाले कल में 5 देशों में हमारा नाम आए, इस दिशा में भारत सरकार प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से कामकाज संभाला है, तब से लगातार इस बात का उपाय किया जा रहा है कि हमारे किसान की माली हालत सुधारनी चाहिए। और इसलिए आपने देखा, एमएसपी को 1.5 गुना किया गया, एमएसपी पर खरीद बढ़ाई गई। पहले गेहूं तो खरीदा जाता था, धान भी खरीदा जाता था, लेकिन मोदी जी के आने के बाद दलहन भी खरीदा जाएगा, तिलहन भी खरीदा गया। और अगर राज्य सरकार पीडीएस में बांटने को तैयार हो जाए, तो हम बाजरा खरीदने में भी संकोच नहीं करते हैं। हर वर्ष साल में 2 बार रबी और खरीफ की फसल के एमएसपी को जोड़ बाकी करके जो लागत आती है, उस पर 50% मुनाफा जोड़कर एमएसपी घोषित की जाती है। देश में कोई धंधा नहीं है जिसमें 50% मुनाफा जोड़ा जाता हो, लेकिन एमएसपी की घोषणा 50% मुनाफा जोड़कर की जाती है। पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से मध्य प्रदेश के किसान को 6,000 प्लस 4,000 ऐसा 10,000 रुपया साल का मिलता है। फर्टिलाइजर की सब्सिडी इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी, सारी आवक बंद होने के बाद भी डीएपी पर आज अगर 1,200 रुपए का कट्टा आपको मिल रहा है, तो उस पर 1,650 रुपया एक कट्टे पर भारत सरकार का पेमेंट है।
266 का आपको अगर कट्टा यूरिया का मिल रहा है तो 3,500 रुपया एक कट्टे पर भारत सरकार की सब्सिडी है, तब 266 का कट्टा आपको मिलता है। बिजली पर सब्सिडी, खाद, बीज, बाकी सारी चीजें इसलिए मुहैया कराई जा रही है कि हमारे किसान की माली हालत सुधरे, किसान की जेब में ताकत आए, जिससे कि आने वाले कल में हमारे किसान भारत के नवनिर्माण में अपना उल्लेखनीय योगदान देने में सक्षम हो सके। आप सबको ध्यान होगा, एक समय था जब एक वेयर हाउस बनाना किसी के लिए कठिन होता था, एक कोल्ड स्टोरेज बनाना कठिन होता था, लेकिन आज प्रधानमंत्री जी ने 1 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड घोषित किया। इस फंड के माध्यम से हम चाहें तो अंबा के रुअर बरवाई में भी वेयर हाउस बना सकते हैं। आमतौर पर वेयर हाउस आपको मिलेंगे अंबा में, पोरसा में या मुरैना में। ज्यादातर वेयर हाउस व्यापारी के काम आते हैं या सरकार के काम आते हैं। किसान के काम तो कोई आता नहीं। किसान के काम वेयर हाउस तब आएगा जब गांव के नजदीक होएगा। गांव के नजदीक है नहीं, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने 1 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड प्रावधानित किया है। उसमें वेयर हाउस कॉर्पोरेशन भी जा सकता है। अंबा पोरसा की कृषि उपज मंडी भी चाहे तो अपने कार्य क्षेत्र में 25-25 रचनाएं बड़ी बड़ी बना सकती है, जिसमें ब्याज की सब्सिडी और लोन की गारंटी ये भारत सरकार देगी। ये प्रावधान हम लोगों ने किया हुआ है। हमारे देश में छोटे किसानों की संख्या लगभग 86% है। 100 में से 86 किसान ऐसे हैं जिनके पास 10 बीघा से नीचे की धरती है, छोटी धरती। अब छोटा किसान बहुत बड़ा निवेश कर नहीं पाता, दूसरे लोग भी उसके पास पहुंच नहीं पाते, इसलिए 10,000 एफपीओ बनाने का काम भारत सरकार ने प्रारंभ किया है। हम 6,885 करोड़ रुपया उस एफपी परियोजना पर खर्च कर रहे हैं। पहल अंबा ब्लॉक में, पोरसा ब्लॉक में एक एफपीओ बनेगा। हर विकास खंड में एक एफपीओ बनाने का काम भारत सरकार ने प्रारंभ कर दिया है। मैं आप सब लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं कि जो छोटे किसान हैं उन किसानों को एफपीओ से जुड़ना चाहिए। एफपीओ से जुड़कर अगर आप खेती करेंगे तो लागत भी कम आएगी और आप अपने उत्पादन को भी वाजिब दामों पर बेचने में सफल हो सकेंगे। जैसे उदाहरण के लिए एक एफपीओ में 300 किसान सदस्य हैं और एक किसान के पास 5 बीघा धरती है, तो अगर 5 बीघा धरती में वो अकेला खेती करता है तो मुझे लगता है उतना उत्पादन भी नहीं होता कि वो मंडी तक भी ले जा पाए, वहीं के वहीं खत्म करना पड़ता है। लेकिन अगर 5-5 बीघा के 300 किसान मिल गए तो धरती कितनी हो गई? 1500 बीघा हो गई। अब 1500 बीघा में आप एक साथ काश्त करोगे एफपीओ के माध्यम से, तो एक ही प्रकार का बीज डलेगा, एक ही प्रकार का खाद डलेगा, एक ही प्रकार का पेस्टिसाइड डलेगा, एक ही प्रकार की टेक्नोलॉजी पर काम कर सकते हैं। 1500 बीघा में ड्रिप इरिगेशन से आप सिंचाई का भी काम कर सकते हो। जब 1500 बीघा के लिए आप खाद खरीदने जाओगे तो खाद भी आपको थोक के भाव मिलेगा। अभी आप 4 कट्टा लोगे, बाजार भाव मिलेगा, लेकिन 1500 बीघा के लिए लोगे तो ट्रक का ट्रक लेना पड़ेगा। तो आप बार्गेनिंग कर सकते हो, इतने का नहीं इतने का दो। दुकानदार भी सोचेगा ये 1500 बीघा का अकेला खरीदार है, 4 पैसे से कम दो, एक साथ ही व्यापार हो जाएगा। हर चीज आपको थोक के भाव में मिलेगी, सस्ती मिलेगी। और 1500 बीघा का जो उत्पादन होगा वो भी एक क्वालिटी का होगा। 1500 बीघा में एक ही प्रकार का बीज बोया गया है, एक ही प्रकार की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है,
एक ही प्रकार की सिंचाई की गई है, एक ही प्रकार की मात्रा खाद की डाली गई है, तो एक ही प्रकार का उत्पादन होगा। जब वो उत्पादन होगा तो उस उत्पादन की मात्रा ज्यादा होगी, तो आप उस उत्पादन का सौदा किसी भी बड़े बाजार में कर सकते हो, क्योंकि आप 1500 बीघा के काश्तकार हो। अगर आपकी माल की क्वालिटी अच्छी है तो क्वालिटी के पैसे आप अलग से कमा सकते हो। तो आज उत्पादन हमारे सामने समस्या नहीं है। आज उत्पादन की क्वालिटी और उत्पादन के बाद प्रबंधन, ये भारत की समस्या है। कृषि उत्पाद में दुनिया में हम या तो पहले नंबर पर खड़े हैं या दूसरे नंबर पर खड़े हैं, लेकिन हमको अपने उत्पादन की क्वालिटी सुधारना है, उसकी चिंता करना है। हर बार बाजरा काला पड़ गया, गेहूं छोटा रह गया, हम शुरू से ध्यान नहीं देते, क्योंकि अगर बाई दबे बरसात आएगी और हमारा उत्पादन प्रभावित होगा तो पहले से हमें क्या प्रबंध करना चाहिए। अगर आप टेक्नोलॉजी से जुड़ोगे तो आप उस प्रबंधन के लिए तैयार रह सकते हो। अगर तैयार रहकर आप उस प्रबंधन को कर लोगे तो आपके माल की क्वालिटी खराब नहीं होगी, और खराब नहीं होगी तो किसी के हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस दिशा में हम सब लोगों को निश्चित रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। आज हॉर्टिकल्चर का क्षेत्र काफी बढ़ रहा है। बहुत पढ़े लिखे नौजवान हॉर्टिकल्चर की तरफ जा रहे हैं, मशीनीकरण की तरफ जा रहे हैं। आज गांव में ही खेती के क्षेत्र में रोजगार की उत्पन्नता हो, इस दिशा में भारत सरकार ने ड्रोन जैसी टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया है। जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, इंटर पास बच्चा है, 3 महीने का ग्वालियर में कोर्स करके आए, हम उसको 4 लाख रुपए तक की सब्सिडी ड्रोन के लिए देते हैं। पूरे अपने अम्बापुर से ब्लॉक में 10 बच्चे हो जाए, ड्रोन से ही पेस्टिसाइड का छिड़काव हो, तो पेस्टिसाइड से जो मानव शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ता है हम उससे बच सकेंगे। पेस्टिसाइड बर्बाद भी होता है, कहीं ज्यादा गिरता है, कहीं कम गिरता है, हम उसकी बचत भी कर सकेंगे। साथ ही साथ जैसे ही ड्रोन टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो अभी क्या होता है, ओला पड़ गया तो भैया हम लोग आए तो हमने कलेक्टर से कह दिया सर्वे कराओ, कलेक्टर ने तहसीलदार से कह दिया सर्वे कराओ, तहसीलदार ने पटवारी साहब से कह दिया सर्वे कराओ। अब पटवारी साहब अपना जा रहे हैं तो पटवारी साहब आपके घर पे बैठ गए, इनका सर्वे कर लिया, इनके घर पे बैठ गए, इनका सर्वे कर लिया। फिर जिसे मुआवजा मिलता नहीं है वो कहता है मेरे संग बेईमानी हो गई, मेरे संग ये हो गया। आने वाले कल में हम ये करने वाले हैं कि ये ड्रोन से ही पूरा फसल का सर्वे हो जाएगा, तो इसमें आदमी लगेगा ही नहीं। हम पूरा गांव का जो परिक्षेत्र है उसके लॉन्गिट्यूड एल्टीट्यूड लेके उसमें फिट कर देंगे कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक इतने सर्वे क्रमांक हैं, इनका फोटो खींच के लाओ। 5 फुट ऊपर से फोटो खींच के लाएगा, उस फोटो को देख के एनालिसिस कर देंगे आपके यहाँ कितना % का नुकसान है, और जिसका नुकसान होगा उसे मुआवजा मिलेगा, जिसका नुकसान नहीं होगा उसको मुआवजा नहीं मिलेगा। लेकिन पटवारी साहब ने गड़बड़ कर दी, इस काम को भी खत्म करने की जरूरत है। इस पर भारत सरकार काम कर रही है। अभी कई बार हम लोग, मैं आज देखता हूं खरीद के लिए, तो कई राज्य ऐसे हैं जैसे मूंग खरीदना है या चना खरीदना है, तो हम लोग नियमानुसार जितना वो उत्पादन करते हैं उसका 25% हम खरीदते हैं। अब 25% खरीदना है तो आपको पहले बताना पड़ेगा ना कि आपके यहाँ उत्पादन कितना होगा। तो प्रथम अनुमान, द्वितीय अनुमान और तृतीय अनुमान 3 बार असेसमेंट राज्य सरकार भेजती है हमारे डिपार्टमेंट में। और पहले बार जैसे मान लो चने का उत्पादन है तो उनने भेजा हमारे यहाँ 200 कुंटल होगा, 200 कुंटल के हिसाब से हम 50 कुंटल खरीदेंगे।
दूसरा अनुमान उन्होंने भेजा कि 500 कुंटल होगा। तो हमने कहा चलो भाई ठीक है, 500 कुंटल का 25% खरीदेंगे। तीसरा अनुमान जब आया तो कहा हमारे यहाँ 3000 कुंटल होगा। अब 500 का 700 हो सकता है, 500 का 600 हो सकता है, लेकिन 500 का 3000 हो जाए, ये आंख में धूल झोंकने वाला ही मामला होता है। मैं रोज रोज स्टेट गवर्नमेंट को इस मामले में लड़ता रहता हूँ कि यार कहीं तो कम से कम कुछ गुंजाइश रखो, लेकिन ये होता ही है। वो होता क्या है कि कुल मिला के नीचे पटवारी साहब की ताकत तो बहुत होती है, आप सब जानते ही हो। पिछले बार मेरे पास लोग आए कि वो अपने यहाँ सरसों पैदा हुई है और लिख दिया गेहूं। अब वो खरीदा नहीं जा रहा कि तुमने तो गेहूं पैदा किया है और खेत में सरसों बही है। जाने कहाँ बैठ के लिख दिया। तब मैंने कलेक्टर को कहा भाई ये सुधरवाओ यार, जब वहाँ गेहूं वही नहीं है गेहूं ये लाके कहाँ से बेचें। तो ये जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है, आने वाले कल में ये जो नए बच्चे हैं, इन नए बच्चों को इसके माध्यम से काम मिलेगा। पेस्टिसाइड का छिड़काव करना है, आप हायर कीजिए। आपको फर्टिलाइजर का छिड़काव करना है, आप उनको हायर कीजिए। पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनको रोजगार मिलेगा, घर के घर में रोजगार मिलेगा, साफ आओ हवा में रहेंगे, आपकी आंखों के सामने रहेंगे। 10-20 हजार की नौकरी के लिए कहीं गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा। और जब सरकार को भी आकलन कराना होगा, चाहे फसल के पूर्व का आकलन और चाहे किसी कैलेमिटी के नुकसान का आकलन, तो सरकार भी इन्हीं बच्चों को हायर करेगी। भी अम्बा तहसील में कौन है, ये 4 कंपनियां हैं, भाई 4 कंपनियों को 4 हिस्से बांट दो, आप ये करके दो, हम आपको इतने पैसे देंगे। तो कुल मिला के पढ़े लिखे बच्चे गांव में रुके, और गांव में रुकेंगे तो ये टेक्नोलॉजी सहायक होगी, इससे उनको रोजगार मिलेगा, पैसा मिलेगा। और जो गांव में रहेंगे तो थोड़ा अपनी खेती में भी दिमाग लगाएंगे। पुराने जमाने में कहा जाता था कि खेती उसी की है जिसके पास पानी है, लेकिन अब जमाना बदल गया है। अब खेती उसी की है जिसके पास ज्ञानी है। कम पानी में भी इतना खेती हो सकती है कि हम कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन कम पानी में खेती करने के लिए ज्ञान की जरूरत होती है। और वो ज्ञान अगर हमारे पास होगा तो निश्चित रूप से हम अपने देश को भी आगे बढ़ा सकेंगे। और आने वाले कल में भारत सारी दुनिया में खेती के क्षेत्र में अपनी महारत हासिल करके अपना लोहा मनवाने में सफल हो सकेगा। इस दृष्टि से मैं समझता हूं हम सब लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार, दोनों सरकारें किस्मत से ऐसी हैं जो एक तौर से प्रो किसान है। किसानी के लिए कोई भी कमी नहीं छोड़ते, हमारे प्रधानमंत्री भी, मुख्यमंत्री भी। और इसलिए इस अवसर का फायदा उठाना चाहिए। वेयर हाउस कॉरपोरेशन भी भंडारण की दृष्टि से आपके खाद्यान्न का ठीक प्रकार से रखरखाव हो सके, ये दृष्टि से पूरा साइंस और टेक्नोलॉजी का सहयोग ले रहा है और अपने को इम्प्रूव कर रहा है। इसी उपलक्ष्य में आज यह कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया है। मैं आयोजनकर्ताओं को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और मुझे पूरा भरोसा है कि हम इस दिशा में प्रवृत्त होकर अपनी खेती को और आगे बढ़ाएंगे और मुरैना का नाम और ऊंचा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।